Hello everyone, welcome to Sacred Civil and Sacred Gurukul. So, just I'm going to discuss in this class with axial deflection of bar. The bar may be the prismatic bar may be the stepped bar, composite bar, tapered bar with respect to the circular section or with respect to the rectangular section. These are different criteria for the deflection of bar. तो सबसे पहला केस जो लेके चलेंगे हम deflection of bar की बात करते हैं. When we are talking about the first case of the deflection of bar, or which one? The case one is the prismatic bar subjected to a gradually applied load. यानी कि कोई prismatic bar है, जैसे कि case one की बात करते हैं. सबसे पहले prismatic bar subjected to what? Subjected to gradually applied load. Apply load P. तो प्रिज्मेटिक बार सब्जेक्ट टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड P. तो इसमें क्या कहला रहा है कि जैसे कि मान लें कि कोई एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि ये है आपका कोई बार है, तो ये फिक्स है एक तरीके से, इस साइड से फिक्स कर दिया इसको, और यहाँ से लगाया हमने P किलोन्यूटन का लोड. जब ये P किलोन्यूटन का लोड लगाओगे तो ये बार डिफ्लेक्ट होगा. तो कितना से डिफ्लेक्ट होगा? डेल्टा से. तो डेल्टा क्या कहलाएगा? डेल्टा इक्वल्स टू होता है PL बाई ए. दिस इज द डेल्टा, दिस इज द L लेंथ, ओके. एंड ए जो होगा फॉर दिस पर्टिकुलर प्रिज्मेटिक बार का मतलब क्या हो जाएगा? प्रिज्मेटिक बार का मतलब हो गया एरिया और जो आपका ई यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट होंगे. तो ए एंड ई इज द कांस्टेंट टर्म. A and E is constant. So stress will be what? Sigma equals to P by A. Stress equals to sigma equals to P by A. And strain क्या होता है? Slash epsilon is equals to strain epsilon equals to क्या लिख सकते हैं? Sigma by E. It's very clear. So अब हमारे पास सवाल ये है कि क्या हम स्ट्रेन को किसी और तरीके से लिख सकते हैं? क्या हम स्ट्रेन को किसी और तरीके से लिख सकते हैं? जैसे कि सपोज दैट कि P बाई ए, सिग्मा इक्वल्स टू P बाई ए, तो क्या आप इसको ये लिख सकते हो कि P बाई ए इंटू ई. जो P बाई ए वाला टर्म हो गया वो क्या कहलाता? सिग्मा का वैल्यू, दिस इज द सिग्मा. ये भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेन इज इक्वल्स टू P बाई ए ई. स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू P बाई ए. दैट्स इट. अब सवाल ये होता है कि अगर हम स्ट्रेन एट फ्री एंड की बात करते हैं, जो आपको ये वाला छोटू सा जो टर्म दिख रहा है दैट इज द फ्री एंड. तो स्ट्रेन एट फ्री एंड की बात करते हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रेन एट द फ्री एंड? दैट इज द डेल्टा बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ यानी कि डेल्टा बाई एल. तो आगे छोटा सा टर्म लिखते हैं, स्ट्रेन एट फ्री एंड. स्ट्रेन एट फ्री एंड क्या हो जाएगा? डेल्टा बाई एल यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो डेल्टा का वैल्यू तो आपने क्या लिख सकते हैं? अभी अगर हम बात करें डेल्टा बाई एल, तो डेल्टा बाई एल को इसके रिस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं कि स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, ये भी तो स्ट्रेन एट फ्री एंड है ना, एप्सिलॉन. एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल्टा बाई एल, और एप्सिलॉन इक्वल्स टू हम ये भी लिख सकते हैं P ए ई, P बाई ए. तो भाई जब P बाई ए लिख सकते हो आप इसको, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? PL बाई ए. आई थिंक दिस इज क्लियर कि किस तरीके से आया हमारा डेल्टा इक्वल्स टू PL बाई ए. PL बाई बहुत पढ़ा था आपने, लेकिन कैसे आया एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कि हाउ इट्स कमिंग डेल्टा इक्वल्स टू PL बाई ए. अब सवाल ये है कि ए जो है हमारा कांस्टेंट है, तो ए को हम क्या बोलते हैं? ए अगर कांस्टेंट है तो ए को जो बोलते हैं वो बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी. क्या बोलेंगे? एक्सियल रिजिडिटी. गॉट इट? दिस इज द एक्सियल रिजिडिटी. अब सवाल एक और आता है. सवाल क्या आता है कि एक्सियल स्टिफनेस क्या कहलाता है? दिस इज द एक्सियल रिजिडिटी ए. तो के क्या कहलाता है? एक्सियल स्टिफनेस.
एक्सियल स्टिफनेस। तो एक्सियल स्टिफनेस क्या होता है, ए ई बाई एल, क्या होता है, ए ई बाई एल, रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ, कॉमा रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ। गॉट इट। के क्या कहलाएगा, के कहला गया आपको एक्सियल स्टिफनेस। एक्सियल स्टिफनेस क्या होता है, ए बाई एल, ए बाई एल, और उसी को हम कहेंगे रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ, बिकॉज रिजिडिटी क्या यहाँ पे शो कर रहे हैं, हम के शो कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग। अब सवाल ये कि क्या हम डेल्टा को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से के फॉर्मेट में, तो यस वी कैन राइट इट एज डेल्टा इज इक्वल्स टू पी बाई ए बाई एल। तो भाई ए बाई एल क्या लिखा आपने, ए बाई एल आपका के है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज पी बाई के। गॉट इट। सो के इज व्हाट, एक्सियल स्टिफनेस, और ए बाई एल दोनों एक साथ लिख सकते हो आप, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि के इज एक्सियल स्टिफनेस और ए बाई एल, दोनों के दोनों टर्म्स। नाउ द टर्म इज व्हाट, कि जैसे सपोज दैट कि जो डिफ्लेक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। द पॉइंट इज दिस कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। द पॉइंट इज कि डेल्टा जो होता है, जो डिफ्लेक्शन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। गॉट इट। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हो कि डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि अगर हम डिफ्लेक्शंस डायग्राम बनाते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर, कि जो अगर जो प्रिज्मेटिक बार दिया हुआ है कैंटिलीवर बीम के फॉर्म में कि पीक लोड का लोड लगा हुआ, अगर डिफ्लेक्शंस डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका डिफ्लेक्शंस डायग्राम बनेगा। डेल्टा यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव है, इसको डेल्टा बी, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाता है, पी एल बाई ए। सो डिफ्लेक्शंस डायग्राम, डिफ्लेक्शंस डायग्राम अलोंग लेंथ एल फॉर above bar, got it, फॉर द above bar। जो हमने ऊपर जो जो हमने डिफ्लेक्शन जो बीम लिया जिसका क्राइटेरिया है डिफ्लेक्शंस क्राइटेरिया, दैट इज व्हाट, दैट इज द डेल्टा। तो डेल्टा से अगर हमारा डिफ्लेक्ट होता है तो उस केस में अगर आप स्ट्रेस डायग्राम की बात करेंगे तो स्ट्रेस डायग्राम क्या है, तो डिफ्लेक्शंस डायग्राम है। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस डायग्राम। तो स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेंगे, दिस इज स्ट्रेस डायग्राम। ओके, तो स्ट्रेस डायग्राम के केस में क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू पी बाई ए, दिस पॉजिटिव, एंड दिस इज ऑल्सो सिग्मा इक्वल्स टू पी बाई ए। टेंसाइल के लिए हम पॉजिटिव लेंगे और कॉम्प्रेसिव के लिए हम निगेटिव लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेस डायग्राम, दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम, दिस इज द केस नंबर 1। एंड नाउ द पॉइंट इज कि केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 क्या कहला रहा है आपसे, तो देखो इट्स वेरी सिंपल। केस नंबर 1 आपको प्रिज्मेटिक बार की बात किया, केस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो स्टेप्ड बार की बात करेंगे। तो स्टेप बार में कहने का मतलब है कि कोई स्टेप बार में किसी का लेंथ चेंज होगा, एरिया भी चेंज होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होंगे, और एक बार नहीं, एक के साथ 2 3 4 5 हो सकता है कि दोनों सिमिलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के हो लेकिन लेंथ अलग अलग, तो दैट डिपेंड। हो सकता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग हो, बट अभी हम जो बात करेंगे कॉमन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, कि जो भी हमारा मटेरियल है उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा, जो कॉमन होगा। तो केस 2, केस 2 क्या कहलाता है, देखिए ध्यान से, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ ए स्टेप बार। स्टेप बार, तो डिफ्लेक्शन ऑफ ए स्टेप बार की अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएंगे, देखिए इट्स वेरी सिंपल।
जैसे मान लीजिए कि 3 बार है, ठीक है, तो किसी का लेंथ L1 ले लीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, पहले वाले का लेंथ L1 और A1, गॉट इट। इसके बाद इसको ले लेते हैं L2 और A2, इसका L3 और A3, यहां से यहां तक का लेंथ है ये। तो तीनों क्लियर हो गया आपको। अब इस पे जो सेंटर पॉइंट पे, इस सेंटर पॉइंट, दूसरे तो सेंटर पॉइंट ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इस सेंटर पॉइंट पे हमने P किलोन्यूटन का लोड लगाया। कितना लगाया? P। इस साइड से हम इसको फिक्स कर देते हैं। जब इस साइड से आप इसको फिक्स कर दोगे तो इस साइड रिएक्शंस क्या डेवलप होगा? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी P इक्वल्स टू आर, जो आपको यहाँ पे P किलोन्यूटन का जो भी 10 किलोन्यूटन, 20, 50, 100, 200, 500 जो भी लगाना आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका रिएक्शंस तो सेम डेवलप होगा ना एट द फिक्स सपोर्ट, दैट इज इक्वल्स टू P। तो L1 इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर, L2 सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर के लिए आपने L3 ले लिया। उस तरह क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे तो A1, A2 एंड A3 ले लिया, गॉट इट। सो टोटल डिफ्लेक्शंस की बात करोगे तो क्या हो? डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। टोटल डिफ्लेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए, टोटल डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। तो डेल्टा 1 के केस में क्या हो जाएगा? P L1 बाई A1E प्लस P L2 बाई A2E प्लस P L3 बाई A3। तो P डेल्टा इक्वल्स होगा PL बाई A, PL बाई A, PL बाई A, तीनों के केस में। अब सवाल ये है कि वाई वी आर टेकिंग एज L1 A1। रीजन ये कि फर्स्ट मेंबर के लिए लिया तो L1 लेंथ चाहे 1 मीटर कहे, 2 मीटर कहे, जो भी कहेगा आप लिख दोगे। तो दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग कि फर्स्ट के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है, इस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने लिया L1, उसके बाद सेकंड के लिए L2 से थर्ड के लिए L3, तो वो सेम टू सेम डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। तो क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा में हमने प्रॉपर्टी जो बोला है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ द whole material is same, it means कि Young's modulus of क्या है? E is common for all the elements section 1, section 2 and section 3. We can take a different element also कि first one के लिए हमने स्टील लगाया, second one को कॉपर लगाया, थर्ड one को ब्रास लगाया, there is we can take it as, बट वहां पे क्या करेंगे? अगर हम इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं तो वहां पे लोड तो आपको P कॉमन रहेगा, बट द डिफरेंट टर्म इज E1, E2 एंड E3। जैसे कि L1 A1 लिया, उस तरह से E1 हो जाएगा, L2 A2 वहां पे E2 हो जाएगा और E3 हो जाएगा, गॉट इट। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर पेपर में आपके सामने दे दिया कि द मटेरियल, द फर्स्ट मटेरियल इज द स्टील, कॉपर एंड ब्रास, इस तरीके से। तो यहां पे तो अभी हमारे पास सेम मटेरियल है, तो सेम मटेरियल केस में P बाई E को कॉमन निकाल लिया और L1 बाई A1 प्लस L2 बाई A2 प्लस L3 बाई A3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या सवाल यह है कि P के फॉर्मेट में क्या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा इक्वल्स टू P बाई, अलग तरीके से लिखने का तीसरा तरीका बता रहा हूं, क्या हम इस तरीके से A1 E बाई L1, बिल्कुल। सेकंड P बाई A2 E बाई L2, थर्ड टर्म P बाई A3 E बाई L3। देखो ये तीन अलग अलग तरीके से लिखने के लिए क्यों मतलब है, इसका मतलब मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि पहले वाले में हमने डायरेक्टली लिख लिया रेड कलर से, जो है PL1 A1 या PL1 बाई A1E प्लस PL2 बाई A2E प्लस PL3 बाई A3। सेम मटेरियल यू कैन टेक इट एज अ कॉमन, या फिर अगर आपके पास के फॉर्मेट में लिखा हुआ कि फर्स्ट वन का मटेरियल का फर्स्ट का स्टिफनेस दे रखा, सेकंड का स्टिफनेस दे रखा एंड थर्ड का स्टिफनेस दे रखा, तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट एज व्हाट? डेल्टा P बाई के। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए बताना जरूरी है आपको कि किसी भी तरीके से आ जाए तो यू कैन इजिली सॉल्व। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? P बाई K1 प्लस P बाई K2 प्लस P बाई K3। सो कैन यू राइट इट एज कि डेल्टा इज इक्वल्स टू P कॉमन निकाल लिया, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2
प्लस 1/k3, 1/k1 plus 1/k2 plus 1/k3. This is the value of final delta. If in your question stiffness is given and load is given, and they may be asked about the delta, what are the deflections of that particular stepped bar, or what are the deflection of that particular prismatic bar, we can solve in the form of P or K, यानी कि load or stiffness, and we can also solve in the form of the area, Young's modulus of elasticity, and length. So this is the term which we can solve very easily these type of the questions. Got it? So दो cases तो आपको clear हो गया, case 1 and case 2. Now the third case क्या कहला रहा है वो देखते हैं. थर्ड केस क्या कहलाता है वो देखते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ कंपोजिट बार. थर्ड केस, केस नंबर 3. केस 3, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपोजिट बार. Deflection of composite bar. So now what will happen when composite bar will be applied at a load of the p kilonewton? So क्या हो जाएगा उस केस में? तो इट्स वेरी सिंपल. यहाँ पे देखिए एक छोटा सा फिगर बनाते हैं कंपोजिट बार के लिए. देखो फिगर अगर आपको क्लियर रहेगा तो कोई भी किसी भी तरीके का सवाल होगा आप आसानी से सॉल्व कर लोगे. तो फिगर क्लियर करना बहुत जरूरी है. जैसे कि मान लिया कि ऊपर वाला जो है हमारा A1 E1, नीचे वाले को ले लो A2 E2. एक आपको स्टील हो गया, दूसरा आपको कॉपर, जो भी है A1 E1 के फॉर्म में जो भी ले लो. इसको फिक्स कर लो साहब. इधर से लोड अप्लाई करो सीधा. कंपोजिट है, दिखना चाहिए ना, कंपोजिट है ये. लोड अप्लाई करते हैं इस पे. पी इधर, पी इधर, दोनों साइड से पी लोड लगा दिया. जब just listen, we are just doing one thing because at the center we are doing, so we will just write down the width. इस तरीके से इसको शो करा देता हूँ जिससे कि आपको पता चल सके, बाइफर्केशंस पता चल सके यहाँ पे कि एक ऊपर वाला जो आपका स्टील है, नीचे वाला कॉपर है. कलर से चेंज कर देते हैं अभी इसको, जस्ट अ मोमेंट, क्योंकि पता तो चले ना. एक स्टील की बात करें, कॉपर की बात कर रहे हैं. तो एक ऊपर वाला का मटेरियल अलग है, नीचे वाला मटेरियल अलग है, यानी कि A1 E1 है, एक A2 E2 है. गॉट इट? पी किलोन्यूटन का लोड लगा है. एल आपका टोटल लेंथ है, जो लेंथ ऑफ द बीम, लेंथ ऑफ द कंपोजिट बार कह लो, लेंथ ऑफ द बीम कह लो, जो आपकी इच्छा है. दिस इज द एल लेंथ है. ठीक है. अब ये एल लेंथ है तो डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा. ठीक है ना. तो लेट P1 is the force. P1 is the force taken by bar 1, taken by bar number 1, और उस तरीके से सिमिलरली P2 is the force taken by the bar 2. Got it? तो P1 किसके लिए हो गया? P1 बार नंबर 1 के लिए हो गया. P2 जो हो गया बार नंबर 2 के लिए होगा. बट वी नो वेरी वेल कि P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू P. एज यू नो व्हाट कि P1 प्लस P2 बराबर P. तो वी जस्ट टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1 फॉर दिस वन, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 कि डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, एंड P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू P. दैट इज द इक्वेशन नंबर 2. सो क्या आप डेल्टा 1 को लिख सकते हैं कि PL बाई, हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू P1 L बाई A1 E1 एंड इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? P2 L, क्योंकि लेंथ तो आपका कॉमन ही है, A2 E2. गॉट इट? तो
P1L by A1E1 is equals to P2L by A2E2 as per the equation number 1, because as you know very well कि डेल्टा 1 is equals to डेल्टा 2 is equals to डेल्टा, गॉट इट। तो डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा, तीनों के तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गया, और डेल्टा 1 डेल्टा 2। सो P1 बाई P2 को अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये तो आपको कंफर्म है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 सो जस्ट P1 बाई P2 बराबर क्या हो जाएगा? A1E1 ऊपर चला जाएगा आपका, A1E1, नीचे में क्या आ जाएगा? A2E2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 ले लिया हमने। क्या ले लिया? इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जैसे कि अब किसी एक के रेस्पेक्ट में निकालना कि P1 अगर आपको निकालना है तो वी नो वेरी वेल कि कंबाइंड P1 प्लस P2 इक्वल्स टू P। तो अगर हम P1 बाई P2 का रेशियो का जो वैल्यू अगर हम पुट करते हैं P2 की जगह पे या P1 की जगह तो P2 निकल जाएगा, और अगर P1 की जगह पुट करेंगे तो P2 निकल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 क्या हो जाएगा? इट्स वेरी सिंपल इक्वेशन, आप सॉल्व कर चाहे तो लिख सकते हैं। P1 बराबर याद कर लीजिएगा P इंटू A1E1 बाई P इंटू A1E1 बाई A1E1 प्लस A2E2, गॉट इट। इसको सॉल्व करने पे आएगा, but there is no necessary to solve this equation. So first one P1 and the second one is the P2. You just learn these terms कि P into क्या हो जाएगा यहाँ पे? A2E2 got it by A1E1 plus A2E2 plus A2E2. So this is clear. These all terms are clear. I hope so कि सारे के सारे चीजें आपको क्लियर हो गया होंगे और समझ में भी आ गया हो क्या कहला रहा है ये। तो P1 का डेटा कैसे निकलेगा, P2 कैसे निकलेगा? अगर इंडिविजुअल अगर किसी बार में पूछ लेता है आपसे कि कोई कंपोजिट बार है, अगर 100 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है, दोनों का लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया और E1 का वैल्यू दे रखा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू दे रखा है अगर, तो इंडिविजुअल स्टील बार में कितना होंगे लोड और इंडिविजुअल कॉपर बार में कितना होगा लोड, गॉट इट। इंडिविजुअल स्टील बार में कितना होगा लोड और स्टील कॉपर बार में कितना होगा लोड। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा, एक टर्म्स आपको बताया था ना कि डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा, पीछे जो सी इक्वेशंस, डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा। तो क्या हो जाएगा नाउ? डेल्टा भी तो फाइंड आउट करना आपको, ऐसा थोड़ा है कि डेल्टा नहीं फाइंड आउट करना, डेल्टा भी निकालना हमें। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू पी एल बाई ए। तो ए की जगह क्या पुट करोगे आप? A1E1 प्लस A2E2। तो डेल्टा इक्वल्स टू PL बाई ए एंड द डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2, गॉट इट। सो दिस इज द टर्म ऑफ डेल्टा एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट द डेल्टा इन द कंपोजिट बार। सो एक बार फिगर के ऊपर आते हैं। तो यही आपका कंपोजिट बार कहा था कि कोई हमारा दो कंपोजिट बार कहता है, कोई स्टील के केस में कह ले, कॉपर के केस में कह ले, जो भी आपका इच्छा है, दैट डिपेंड्स। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अलग होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोई भी दिक्कत नहीं, लेंथ अगर सेम है तो निकाल लेंगे। उसी तरीके से इंडिविजुअल अगर कहता है कि फोर्सेस स्टील बार में कितना आता है, इंडिविजुअल फोर्सेस कॉपर बार में कितना आता है, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सो इन दिस कंपोजिट बार, अगर हम इस कंपोजिट बार की बात करते हैं, अगर हम इसको किसी होमोजीनियस इक्विवेलेंट सेक्शन से अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं, if these composite bar is to be replaced by a homogeneous equivalent section or equivalent bar having the total area A1 plus A2 equals to A at the same length L and Young's modulus of elasticity, Young's modulus of equivalent bar will be what? Young's modulus of elasticity of the equivalent bar will be what? So
ई इक्विवेलेंट पूछा आपसे, अगर आपसे सवाल पूछता है कि भाई बताओ ई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, A1 E1 प्लस A2 E2 बाई A1 प्लस A2। जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि किसी भी मेंबर के लिए इक्विवेलेंट सेक्शन अगर आपको निकाल, नॉट इवन फॉर दिस, कहीं पे भी अगर आपको टर्म्स आता है इक्विवेलेंट सेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, बहुत सारे चैप्टर हैं जहां पे आपको इक्विवेलेंट सेक्शन कैलकुलेट करना होगा, तो उन सारे इक्विवेलेंट सेक्शन का कैलकुलेशंस का जो तरीका है वो यही है। तो जस्ट नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट्स द बेटर थिंग, कि नोट 1, नोट क्या है नोट भाई, कि इफ above composite bar, if above composite bar is to be replaced by homogeneous equivalent, homogeneous equivalent बार कह लीजिए या सेक्शंस कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हैविंग टोटल एरिया A1 प्लस A2, जो भी ले सकते हैं, A1 प्लस A2, ओके, एट सेम लेंथ L, सेम लेंथ L, so yeah, then the Young's modulus of equivalent bar will be what? E equivalent equals to A1 E1 plus A2 E2 by A1 plus A2। आई होप सो कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि क्या मैंने आपको बताया, एक एक चीज़ एक एक टर्म्स आपको क्लियर हो गया कि क्या कहला रहा है क्वेश्चन। और अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कि ई इक्विवेलेंट अगर आपसे पूछा कि भाई ई इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दिस इक्विवेलेंट सेक्शन जो कैलकुलेट करने का जो तरीका है, वी कैन यूज एवरीवेयर, नॉट इवन फॉर दिस थिंग, वी कैन यूज एवरीवेयर। अब 3 केसेस के बाद जो चौथा केस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि विल डिस्कस विथ टेपरिंग बार, तो सर्कुलर सेक्शन के केस में टेपरिंग बार का देखेंगे और रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में भी टेपरिंग बार देखेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दूंगा, जिससे कि क्या होगा कि इन दोनों को एक्सप्लेन और डिराइव जो करेंगे हम किसी प्रॉब्लम के थ्रू करेंगे, ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि जब आपको फॉर्मूला पता होगा तो जस्ट वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। सो इसके लिए ऐसा वरीड नहीं होना आपको कि ये चीज आपको डिराइव नहीं करा, डिराइव मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अभी जो आपको प्रॉब्लम कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, उस प्रॉब्लम के साथ इसके डेरिवेशंस भी आते हैं। बिकॉज रीजन ये है कि कभी कभी एग्जामिनेशन में दे डायरेक्टली आस्क द डेरिवेशन ऑफ tapered bar in case of the rectangular section and in case of the circular section. That's why I'm just going through the problems. So case 4, केस 4 क्या कहलाता है कि डिफ्लेक्शन ऑफ सर्कुलर टेपरिंग बार। डिफ्लेक्शन ऑफ सर्कुलर टेपरिंग बार। तो जब डिफ्लेक्शन ऑफ सर्कुलर टेपरिंग बार की अगर हम बात करेंगे तो कुछ एक थोड़ा सा टेपर्ड बार बना लेते हैं। मैं तरीका आपको बता ही देता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? ये कोई इसका क्रॉस सेक्शन सेंटर पॉइंट है जहां पे हम P किलोन्यूटन का फोर्स लगाएंगे। दिस साइड आल्सो P किलोन्यूटन का फोर्स, गॉट इट। इस साइड के डायमीटर को D1 ले लो, छोटू वाला डायमीटर को D1 ले लो,
और इस बड़े वाले डायमीटर को D2 ले लो। ये आपका D1 हो गया, दूसरा आपको D2 हो गया। तो यही कहा है कि अगर इस पे P किलोन्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो कितना डिफ्लेक्शन होगा। L लेंथ अगर इसका L है तो देखो इट्स वेरी सिंपल थिंग, दैट इज द डेल्टा इक्वल्स टू PL बाई AE के फॉर्मेट में ही होगा, बट एरिया विल बी चेंज। रीजन ये है कि वन इज द D1 एंड अनदर डायमीटर इज द D2। सो विल जस्ट टेक इट एज कि D1 D2 किस फॉर्मेट में लेंगे तो डेल्टा इक्वल्स टू PL बाई AE होगा, और सर्कुलर है तो एरिया को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे उन चीजों को हम लिखते हैं। सो डेरिवेशंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट इसका जो डायरेक्ट इक्वेशंस क्या हमारे पास है छोटू सा, क्या आपको पता है डेल्टा इक्वल्स टू PL बाई ए। याद करने के साथ साथ तरीका है बताता हूँ, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में टर्म्स जो आएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए या जो भी टर्म्स आएंगे वो डायरेक्टली इसी फॉर्मूला बेस्ड पे आते हैं कि डेल्टा इक्वल्स टू PL बाई। तो भैया ये एक एक केस में क्या करेंगे, देखो यही एरिया चेंज करना आपको। तो P इंटू एल इसको लिख सकते हैं पाई इंटू D1 इंटू D2 पाई D स्क्वायर बाई 4 इंटू ई। 4 को ऊपर ले जाएंगे, डेल्टा इक्वल्स टू 4PL बाई पाई D1 D2 E। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ डेल्टा, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ डेल्टा। सो दिस इज द टर्म, गॉट इट? समझ में आ गया आपको क्या कहला रहा है? अब इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, डिराइव करेंगे। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज एक स्मॉल एलिमेंट ले सकते हैं, इंटीग्रेशन करके बहुत आसानी से निकाल सकते, लेकिन जब हम एक्सप्लेनेशन डेरिवेशंस की बात करें तो और भी अलग अलग तरीके के जो भी टर्म्स आएंगे ना, हम एक साथ उसको कवर करेंगे। गॉट इट? अब क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है वो हमें देखना है सबसे पहले, तो नेक्स्ट जो केस नंबर 5, केस 5 कि डिफ्लेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार। डिफ्लेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार। तो कुछ डायग्राम देखिए इस तरीके से है। देखिए बहुत अच्छा तो डायग्राम नहीं बना पाएंगे, बट आई विल जस्ट ट्राई माय बेस्ट जितना अच्छा से हो सके। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको टेपरिंग बार हो गया। इसको ले लेते हैं B1, इसको लेते हैं B2। जो P किलोन्यूटन का लोड लग रहा है साहब वो कुछ ऐसा है, P P। तो ये आपका B1, ये आपका B2, और इसका जो थिकनेस है दैट इज द T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि थिकनेस वेरिएबल है, यहाँ से थिकनेस कम है छोटे वाले सेक्शन पे और लार्ज सेक्शन पे थिकनेस ज़्यादा, ऐसा नहीं है। थिकनेस थ्रू आउट कांस्टेंट थिकनेस है एंड द टोटल लेंथ इज द L। थोड़ा ठीक ठाक फिगर बन गया। तो चलिए इसमें भी चाहो तो वही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि एक स्मॉल एलिमेंट dx लेंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे, बट आई एम नॉट गोइंग थ्रू द होल डेरिवेशन। मुझे सीधा सीधा आपको टर्म्स बताना है कि कैसे आप चीज़ों को लिखते हैं, कैसे आप चीज़ों को सॉल्व करते हो। रीजन ये है कि पेपर में आपसे ये नहीं पूछता है कि डिराइव करो, दे आर आस्किंग कि भैया ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्पेशली इन द ऑब्जेक्टिव, स्पेशली इन द गेट एग्जामिनेशन, ईएससी एग्जामिनेशन एंड अदर स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो जस्ट राइट इज द डेल्टा वैल्यू। तो डेल्टा बराबर क्या होता है, PL लॉग बेस E B2 बाई B1, B2 बड़ा है, B2 बाई B1 डेल्टा इक्वल्स PL बाई ए तरह में E इंटू
T into B2 minus B1, B2 minus B1. This is the terms related to the delta equals to, ये आपको सीधा सीधा इक्वेट करना, सीधा सीधा आपको याद करना, कोई अलग चीजें नहीं पढ़ने का जरूरत है। डेरिवेशंस मैंने आपको बताया कि आगे वाले जो प्रॉब्लम वाले क्लासेस हैं वहां पे इसका भी साथ साथ डेरिवेशंस कराऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। डेरिवेशंस आपको एग्जामिनेशन कन्वेंशनल के लिए होता है, तो कम समय में ज्यादा चीजों को सीखने का आपको मौका मिल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कि अगर हम डिफ्लेक्शंस की बात करते हैं कि टेपरिंग बार का डिफ्लेक्शंस क्या होता है, ये क्या हो गया। इसके बाद अगर आपके पास सवाल आता है कि सेल्फ वेट के कारण अगर आपका डिफ्लेक्शंस क्या कहलाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ वेट, तो एक वो टर्म्स आते हैं। उसके बाद आपका थर्मल की बात करें कि थर्मल क्या होता है, थर्मल स्ट्रेसेस के केस में क्या होते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस के केसेस में चेंजेस क्या होते हैं, वो सारी चीजें। तो अभी देखते हैं कि वन बाय वन इन चीजों को, कि कॉनिकल बार के केस में या फिर जो प्रिज्मेटिक बार होता है, प्रिज्मेटिक बार के केस में आपका जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस तरीके से होता है डिफ्लेक्शन। गॉट इट। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर एक टॉपिक बाय टॉपिक में आपको सेशन कवर कराते जाऊंगा। तो इन नेक्स्ट सेशन का टॉपिक ले देता हूं, डिफ्लेक्शन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट। गॉट इट, ये आपका अगला सेशन है। सो डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. So thank you everyone, and please share this video with your friends. Thank you.